तूफान एक अच्छा स्टूडेंट था जी और जो भी सिखाते थे जी उसको सीरियसली लेकर उसका प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जी वो प्रैक्टिस ही साधना है, जी रिहर्सल ही साधना है। जी एक्टर को ये समझना चाहिए रिहर्सल में बनता है तुम्हारा कैरेक्टर। नमस्कार, जबलपुर सफ़रनामा में आज हमारे साथ प्रसिद्ध रंगकर्मी और नाट्य गुरु प्रसन्ना जी मौजूद हैं और जबलपुर सफ़रनामा के साथ हम जबलपुर में उनका स्वागत करते हैं। प्रसन्ना जी के आने के जबलपुर में दो मुख्य मकसद हैं। उनकी एक पहली किताब है इंडियन मेथड इन एक्टिंग और दूसरी है एक्टिंग एंड बियॉन्ड। तो एक्टिंग एंड बियॉन्ड जो दूसरा जो इस किताब का अगला अंक कह सकते हैं, उसका आज अर्थात मतलब 25 मार्च को जबलपुर में विमोचन होने जा रहा है। और प्रसन्ना जी जबलपुर आए हो, प्रसन्ना जी की जो नाट्य गुरु के रूप में ख्याति है, तो जबलपुर की तमाम रंग संस्थाओं ने समन्वय और सहयोग से यहाँ एक 2 दिन की अभिनय एक्टिंग वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया है। और प्रसन्ना जी उसमें नवोदित कलाकारों से लेके जो कलाकार पिछले 30-40 सालों से अभिनय कर रहे हैं, उन सबको वह अभिनय की बारीकियां से परिचित करा रहे हैं। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि इंडियन मेथड इन एक्टिंग आपने लिखी, शायद 2013 में लिखी, और इसके बाद ये इसका 2025 में नया संस्करण आया है और आपकी जो दूसरा पुस्तक है जो भी अभिनय पर है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये मतलब कैसे महसूस हुआ कि कुछ एक किताब लिखना चाहिए और क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो ये है कि कंटेम्प्रेरी एक्टर्स के लिए जी हम सोचते थे सिर्फ वेस्टर्न मेथड ही लागू है जी, और हमारे नाट्य शास्त्र और हमारे जो फोक ट्रेडिशन है जी, उसमें जो हम एक्टर्स को ट्रेन करते हैं और एक्टिंग करते हैं उसको हम अलग मानते हैं जी। वो अलग मानने से काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि हम एक दुविधा में पड़ गए थे एक्टर्स, कंटेम्प्रेरी एक्टर्स। उसके बारे में 20वीं सदी के बहुत बड़े डायरेक्टर्स, महान हस्तियाँ काम किया और ये दोनों को साथ में ले आए। वो उसमें हबीब साहब का नाम हो सकता है, कारन जी का नाम हो सकता है, अलका जी साहब, बादल सरकार, कावलम नारायण पणिकर, इवन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। सो ये जो काम के वजह से हम आज कह सकते हैं कि इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग भी है, वो वेस्टर्न मेथड ऑफ एक्टिंग से थोड़ा बेहतर है। और बेहतर है और समसामयिक जो एक्टर्स है उनके लिए बेहतर है जी जी। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस मेथड को बाहर के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे वो अच्छे मतलब हाँ जी, उसका उनको लाभ मिल सकता है, उससे उनको एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है। इस उद्देश्य से मैंने ये पहला बुक लिखा जी। ये एक तरह का बेस्ट सेलर हो गया है जी। इसमें बहुत सारे एडिशंस निकला है, 10-12 एडिशंस निकला है और कोने कोने के जो एक्टर्स है उसको ले लिया है जी। और इसका हिंदी अनुवाद भी मिल रहा है, मिल गया है। वो जो रविंद्र त्रिपाठी जी ने आपका उसका हिंदी अनुवाद किया है और अब आपका जो नई किताब है तो वो जी। उसके बाद मुझे लगा कि एक और बुक का ज़रूरत मुझे लगा और उसमें और सिंप्लीफाई करके करने का जी। उसके काम 3-4 साल से चल रहा था और अब वो बुक भी आ गया है और आज शाम को उसका लोकार्पण हो रहा है, विमोचन हो रहा है जी। उसका नाम है एक्टिंग एंड बियॉन्ड। उसमें मैंने क्या किया है, वो पूरा बुक एक संभाषण के रूप में चलता है जी। एक्टिंग टीचर और अपने शिष्यों के बीच संभाषण के रूप में चलता है और
जैसे नाट्यशास्त्र में होता है, जी। नाट्यशास्त्र के शुरू में कुछ गड़बड़ हो जाता है। जी वो नाट्यशास्त्र के गुरु और अपने शिष्यों के साथ तो एक नाटक करता है, जी उसको दानवों ने उसको बर्बाद कर देता है क्योंकि वो उनके हित में नहीं है ऐसे सोच। जी तो ऐसे शुरू होता है जी नाट्यशास्त्र। इसमें भी ऐसा एक ड्रामेटिक एक्शन मैंने डाला है जी और ये सब चीज़ ये सिखाई में मदद करता है। जी मतलब एक्टर्स को समझने में कि एक्टिंग क्या है, जी ड्रामेटिक एक्शन का मतलब जी क्या है, जी जी ये सब चीज़ उसमें। जी। तो मतलब सर, हम इसका जो आपने हमको बात बताई और मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि ये तमाम जो रंग विद्यार्थी हैं, नाटक के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये एक अनिवार्य टेक्स्ट बुक्स जैसी भी हो गई। ये तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा टेक्स्ट बुक जैसा है। वो जी। सेकेंड बुक अभी जो आया है जी वो टेक्स्ट बुक से थोड़ा आगे बढ़कर जी अनुभव, उसका जो एक्सपीरियंस भी जी। वो लाने उसमें का प्रयास प्रयास किया गया। तो सर, हम दूसरी बात करना चाहते हैं कि आप NSD में नाट्य गुरु के रूप में रहे, आप शिक्षक के रूप में रहे और आपने बहुत सारे वहाँ से विद्यार्थी तैयार किए। और वो जो 80-90 का दशक का दौर था, उस समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या NSD ही रहता था। लेकिन आज वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि हर स्टेट में सरकारी तौर पर नाट्य विद्यालयों का स्थापना हो रही है या निजी तौर पर प्राइवेट थिएटर स्कूल भी आ रहे हैं। तो सर, आज जो वर्तमान में तमाम नेशनल नाट्य स्कूल आ गए हैं, तो उनकी जो वर्तमान स्थिति है, जो वहाँ में एकेडमिक्स है, वहाँ विद्यार्थी जाते हैं और सब लोग पर अभिनय ने बहुत विस्तार कर दिया है। जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर्स होते थे, अब एक कलाकार को भी मान्यता मिलने लगी समाज में। तो उनकी जो वर्तमान स्थिति है सर, वहाँ पर जो थिएटर टीचिंग है और जो वहाँ विद्यार्थी जा रहे हैं, उनको आप कैसे सर विश्लेषण करें? ये प्रश्न ऐसे सरल ढंग से इसका उत्तर नहीं दे सकते, जी। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी है। जी जब हमारे देश में एक्टिंग ट्रेनिंग शुरू हुआ, जी एक्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स शुरू हुआ, जी उस वक्त बहुत अच्छा एक मूवमेंट भी था। जी 60-70 के दशक में जी इस देश में बहुत अच्छा थिएटर मूवमेंट, थिएटर मूवमेंट। वो बाकी कल्चरल मूवमेंट से, बाकी सोशल मूवमेंट से जी वो जुड़ा हुआ था जी और उससे हमारे कल्चर को एक बहुत बड़ा शक्ति मिल रहा था। जी पर वो छोटा था। जी अब उससे आगे निकल कर हम आए हैं जी तो पूरा ये मशीनी सभ्यता घेर लिया है जी और मैं कह सकता हूँ कि वो थिएटर मूवमेंट एकदम से ख़त्म ही हो गया। जी मतलब अब कोई नाटक करता है तो एक एक्टिविस्ट के रूप में नहीं करता। जी जब बादल सरकार जी नाटक करते थे, जी वो अपने पूरा जिंदगी उसमें दे दिया जी, था और जी। उसको करते थे। और उस समय नई नई जो थ्योरी ही जो थे सिद्धांत वो प्रतिपादित हुए। थियरी तो छोड़िए, जी अब क्या है, जी। वो मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट नहीं। पर अब युवा लोग बहुत बड़े पैमाने में इस तरफ आ रहे हैं, जी। एक्टिंग के तरफ आ रहे हैं। जी जब युवा लोग आ रहे हैं जी तो करने के लिए थिएटर ही नहीं है जी। जहाँ वो करना चाहिए, जी जहाँ करने से समाज को एक शक्ति मिलेगा, जी। वहाँ नहीं। जबलपुर में या गोरखपुर में या कर्नाटक में या तमिलनाडु में जी। तो सब युवा लोगों को मुंबई जाना पड़ रहा है जी जी और मुंबई में जाके वहाँ फंस जा रहे हैं वो लोग, जी क्योंकि वहाँ भी थिएटर नहीं है, नहीं। वहाँ सिनेमा है, जी ये मशीनी एंटरटेनमेंट है। जी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसको लागू होने का ज़रूरत पड़ रहा है। जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री क्या करता है, इंडस्ट्री को तो रॉ मटेरियल चाहिए। जी अब रॉ मटेरियल को वो बहुत बड़े इसमें पड़े रहता है हुआ, जी उसमें से वो लेते हैं एक या दो। जी जी ऐसा हो गया एक्टर्स का जी। हालत, जी मतलब एक लॉटरी जैसा हो गया। और मतलब लॉटरी जी जी लॉटरी लग गया जी तो आप अमिताभ बच्चन बन गए, चमक जाएंगे। बन जाएंगे। जी। लॉटरी नहीं लगता है तो आप पड़े रहेंगे वहाँ के जो वर्सोवा,
अंधेरी, इसमें एक घेटो जैसे सिचुएशन है, वहाँ पड़े रहेंगे और काफ़ी लोग बर्बाद भी हो रहे हैं उससे। ये बहुत ख़राब सिचुएशन है। मुझे लगता है कि हम इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि इतने सारे युवा लोग, वो समाज को एक ये रिसोर्स हो सकता था, हमारे बच्चों के लिए एक रिसोर्स हो सकता था, हमारे शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकता था, बदलाव में रिसोर्स हो सकता था, संस्कृति और हमारे मातृभाषा को प्रोटेक्ट करने में एक रिसोर्स हो सकता है, वो नहीं हो रहा है। ये बहुत दुखी करने वाली बात है जी। और इसमें सर मैं ये भी, आपने जो बात बोली कि लॉटरी एक या दो की निकलती है, तो ज़रूरी नहीं कि जो आदमी सर्वश्रेष्ठ हो उसकी लॉटरी निकली। जैसे लॉटरी रहती है कि किसी को भी मिलती है, वैसा उसमें भी हो गया। दूसरा सर, आपने एक मूवमेंट की बात बोली कि जब NSD मनालकर जी आए और धीरे धीरे जो विकास हो रहा था, उस समय मोहन राकेश जैसे लोगों ने नाटक भी लिखे, उस समय लेखन भी बहुत किया गया और इप्टा की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज हमको लगता है कि हम देखते हैं लोग इप्टा इतिहास में तो है लेकिन वर्तमान में नहीं देखता, तो इप्टा की स्थिति को आप किस रूप में विश्लेषित करें? जो चीज़ बाकी संस्था को हुआ है वही इप्टा को भी हुआ है जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को भी हुआ है जी। और भारतेंदु नाटक अकेडमी जो लखनऊ में है उसको भी हुआ है, और मध्य प्रदेश वाला थोड़ा नया है, मुझे मालूम नहीं कि क्या हुआ है वहाँ जी। मेरे कहने की बात यह है, हम संस्था को स्ट्रेंथन करने का चीज़ भूल गए जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फॉर एग्जाम्पल जी, अब क्या हो गया है, फिल्म और टेलीविज़न के लिए तैयार करने वाला एक संस्था हो गया, एक्टर को तैयार करना जी। ये गलत है जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो मूल मंत्र है जी। वो है बच्चे आए और वहाँ सीखे और वापस अपने जगह पे चले जाए और अपने मातृभाषा में, अपने गांव में, अपने इसमें, अपने लोक नाट्य के साथ मिलकर, अपने लोगों के साथ मिलकर लोगों का नाटक, पीपल्स थिएटर करे। वो नहीं हो रहा है, वो होना चाहिए जी। नहीं तो ये जो हम बड़े बड़े संकेत खड़ा कर रहे हैं, ग्रेट सिंबल्स, मंदिर बन रहा है, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिद बन रहा है, बड़े बड़े चर्च बन रहे हैं, उससे धर्म रहेगा नहीं, उससे संस्कृति रहेगा नहीं। संस्कृति और धर्म रहने के लिए लोगों के जो भी, आप देखिए, मैं कोई कॉलेज में जाता हूँ तो उन बच्चों के साथ पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग नाटक देखे हैं। बहुत कुछ लोग हाथ तो उठ जाता है। उसके बाद में मैं उनसे कहता हूँ, देखो तुम्हारे रील में, मोबाइल में तुमने देखा है, उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, लाइव थिएटर कितने लोग देखे? पूरा हाथ नीचे हो जाता है, एक या दो लड़का कहता है हाँ मैंने देखा है। ये बहुत खराब हालत, बहुत खराब, क्योंकि नाटक सिर्फ देखने के लिए नहीं है, नाटक करने वाला चीज़ है और नाटक में प्रेक्षक बनना भी करने का है। तुम्हें घर से निकल कर यहाँ कहीं आना है, बाकी लोगों के साथ बैठना है, नाटक देखना है और कल तुम नाटक करना है और ये लोग देखेंगे। ऐसे एक कम्युनिटी प्रक्रिया है जी, वो बहुत ज़रूरी है जी, जी। हम इस देश में कह रहे हैं कि दलित ऊपर केंद्र में आए जी, महिलाएं केंद्र में आए जी, बाकी लोग केंद्र में आए। वो केंद्र में आने के लिए उसके सभ्यता तो हम सिखाए जी, उसकी कैसे बोले, कैसे बर्ताव करें जी। ये नहीं हो रहा। तो सर ये मैंने भी महसूस किया है कि जैसे इप्टा जैसी और भी संस्थाएं प्रादेशिक देश में अलग अलग प्रदेश में थी, तो क्या ये उनका जो कमिटमेंट है या उनकी जो वैचारिकी थी उसके कारण हुआ या नए लोग तैयार नहीं हो पाए? मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति और संस्कार हस्तांतरित होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो नए लोग इसमें नहीं आ पा रहे हैं या जो कमिटमेंट था वो कहीं कम दिखता है। देखिए, संस्कृति और मशीनी सभ्यता जी, हाँ, ये जुड़ नहीं सकते।
जी। वो अलग ही है। जी हाँ, वो ऑपोजिट है। जी हाँ, आप या तो मशीनी सभ्यता को एक्सेप्ट करो जी। या तो सभ्यता को एक्सेप्ट जी करो। जी हाँ, हम क्या कर रहे हैं, एक हाथ में हम सोचते हैं कि सभ्यता में पकड़ लो, जी। दूसरा हाथ में मैं मशीनी सभ्यता पकड़ लूँ जी। और दोनों को संभाल लूँ। दोनों को संभाल नहीं सकते हैं। जी जी हाँ, जी दोनों एक दूसरों को खा रहा है। जी हाँ, भेड़िया और बकरी जी। को आप कैसे साथ में डाल सकते? एक साथ उनको एक प्लेटफॉर्म में नहीं रख सकते। बिल्कुल नहीं हो सकता जी, है। जी, जी। ये भेड़िया है और ये बकरी है। जी हाँ, नेचुरल कल्चर जो है हमारे जो सभ्यता है वो बकरी है जी और ये भेड़िया है। जी और सो ये है सिचुएशन। हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। तो सर इसी परिप्रेक्ष्य में एक और इससे जुड़ा प्रश्न है कि दर्शकों को आकर्षित करने के लिए रंगमंच में जो पहले एक जो क्योंकि रंगकर में रंगमंच है वो पूरा एक्टर्स मीडियम है, लेकिन अब जो नाटकों को हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग के कारण ऐसा लगता है कि जो अभिनय वाला पक्ष है या जो उसकी विषय वस्तु है वो कहीं ना कहीं पीछे हो गई है। हम शुरू से कहते आए हैं जी हमारे परंपरा में कि नाटक में तीन चीज होता है, जी। तीन ही होता है। जी एक तो एक्टर, एक तो जी। नाटक और एक तो प्रेक्षक। ठीक है। हाँ, प्रेक्षक, नाटक और एक्टर, जी इन तीनों के अलावा बाकी चीज थोड़ा कुछ हो सकता है। जी। उसको हम आहार्य कहते हैं। थोड़ा मेकअप हो सकता है, थोड़ा कास्ट्यूम हो सकता जी। है, मगर आज हमने सिनेमा से ये सब चीज़ इतना ले लिया है। जी फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग, बड़े बड़े सेट्स लगाना, जी बड़े बड़े म्यूज़िक लगाना, बड़े बड़े लाइट्स लगाना, जी इससे क्या है, खर्चा बढ़ जाता है। जी खर्चा तो वो तो निपट सकते हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री है। जी हाँ, अब सब जगह बेच सकते हैं। जी। नाटक इंडस्ट्री नहीं, ये तो परफॉर्मिंग आर्ट है ललित। परफॉर्मिंग आर्ट जी है। तो नाटक अच्छा होना है तो आप इस सब चीज़ों को हटा दो, एक्टर को केंद्र में लाओ, जी नाटक को केंद्र में लाओ जी और प्रेक्षक जहाँ है जी वहाँ जाओ और नाटक करो। नाटक यू नो, जी ये तुम्हारा नाटक ऐसे डायनामिक हो जाना चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए तुम आ जाओ भाई, तुम दिल्ली में कमानी में आ जाओ, जी। मैं नाटक दिखाऊं। जी ऐसा नहीं है। जी जहाँ जहाँ लोग हैं जी। इस देश में ऐसे है कि आप अच्छे नाटक लेके जाएंगे गांव में 2000 लोग आएंगे, जी आते थे, अब जी। कम हो गया। जी जी 2000 लोग आते थे। जी वही सही है। जी जहाँ ऑडियंस है वहाँ नाटक जाना चाहिए। जी जी उसका जो पूरा विन्यास ऐसे होना चाहिए कि वो जी। बहुत बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जी हबीब साहब वही किया, बादल सरकार ने वही किया, जी अब हम सब भूल गए। जी। तो जब मध्य प्रदेश में आए, क्योंकि हम जबलपुर में हैं और मध्य प्रदेश की भी बात करना चाहते हैं, 80 के दशक में भारत भवन बना था, वहाँ रंगमंडल की स्थापना हुई थी और उस समय देश के जो समकालीन नाट्य निर्देशक, लेखक, नाटक से जुड़े तमाम जो एस्पेक्ट होते हैं उनके व्यक्ति वहाँ आते थे और उस रंगमंडल में प्रोडक्शन तैयार करते थे। एक अद्भुत अवधारणा थी और उस समय बाबा कारंत उसके निदेशक थे, कलाकार थे और एक बड़ा उत्साह था और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं। तो आपको लगता है कि जो भारत भवन को में जो रंगमंडल था ये फिर पुनर्जीवित होना चाहिए, रीएस्टेब्लिश होना चाहिए? आप भी वहाँ पर आए हैं। देखिए, ऐसे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जी वो इंस्टीट्यूशन को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। जी हमें ये नहीं कहना चाहिए नहीं नहीं ये इंस्टीट्यूट तो बीजेपी ने बना लिया है जी या ये इंस्टीट्यूशन भारत भवन को तो अर्जुन सिंह ने बनाया। जी। ऐसा नहीं होता। जो भी बनाएगा जी। इंस्टीट्यूशन तो इंस्टीट्यूशन है, जी वो आगे बढ़ना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके क्वालिटी प्रोटेक्ट करना है, जी वहाँ सही लोगों को लाना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा आदमी वहाँ जाए, मेरे राज्य से वो आए, मेरे जिला से वो नहीं। आपको आज की नौजवान पीढ़ी एक दूसरे रूप में भी पहचानती है और उनके अंदर बहुत सारी ये चीज़ जानने की इच्छा रहती है और वो है मतलब इरफान खान कहा करते थे कि मेरे गुरु प्रसन्ना है
और मैंने को याद है कि मैंने इरफान खान ने कभी एक इंटरव्यू में कहीं बोला था, और कि उन्होंने जब NST में थे, वो नाटक करते थे, देखो उनको एक खालीपन नज़र आता था, अंदर खालीपन होता था, लेकिन जब वो आपसे मिले तो बोले मेरी चीज़ें उभर कर सामने आने लगी। तो वो क्या चीज़ थी? आप तो मतलब उनको इतने बारीकी से वो आपके पास रहे, आपने उनको एक विकसित किया, डेवलप किया, तो वो क्या चीज़ थी जो उनके अंदर खालीपन था, फिर वो उससे वो निकल आए बाहर? देखिए, इरफान एक अच्छा स्टूडेंट था जी। और जो भी सिखाते थे जी। उसको सीरियसली लेकर उसका प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जी। वो प्रैक्टिस ही साधना है। जी। रिहर्सल ही साधना है। जी। एक्टर को ये समझना चाहिए रिहर्सल में बनता है तुम्हारा कैरेक्टराइजेशन। वो समझ लिया था, और उस वजह से उन्होंने जो शुरू में हम बहुत मोटे मोटे तरफ से करते हैं कुछ भी, जी। पर वहाँ नहीं छोड़ता था जी। वो लड़का। जी। आगे बढ़कर उसको बारीकी ढंग से करने का प्रयास करता था। जी। उससे कम होता था, गेस्चर कम हो जाता था। जी। और इमोशंस थोड़ा अंदर। सो फाइनली जो स्टेज पे या फिल्म पे वो करता था, वो बहुत ही बारीकी का काम दिखता था। जी। जी। वो बारीकी के काम होने के लिए कोई भी एक्टर हो, हमारे देश में बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इरफान टैलेंटेड जी। है। उनको ये जो साधना है, जी। श्रम है, जी। भैया ऐसे आसानी से नहीं होता है। तुम प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते वक्त अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करो, मेरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और हटाओ, मूल इसमें जाओ। वो उन्होंने उस बारीकी को पकड़ लिया था। और इसके लिए मेरे ख्याल से एक होता है कि ऑब्जर्वेशन भी कलाकार को बहुत सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन। जी। जी। प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें लगता है ये थोड़ा हल्का ज़्यादा कर रहा हूँ, जी। ये कम करो, ये हट रहा है, इसको ऐसे प्रैक्टिस के साथ साथ अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन। तो मैं सर इस बातचीत का जो समापन है, मैं आपके इस कथन या इस वक्तव्य से करना चाहता हूं कि आज रंगकर में युवा आ रहे हैं, उनको लिए आप क्या नसीहत देना चाहेंगे, उनको क्या सीख देना चाहेंगे? और मेरे को लगता है कि वो जो आपने इरफान की बात बोली, उसका ही ये एक विस्तार या एक्सटेंशन है। देखिए, मैं कहता हूँ युवा लोगों को मुंबई जाना गलत नहीं है। जी। हाँ, आप जाना चाहते हो तो जाओ। जी। पर जैसे हमारे स्वातंत्र संग्राम में जो लोग थे, वो सब फॉरेन गए थे। गांधी जी फॉरेन गए थे, नेहरू फॉरेन गए थे, सावरकर भी फॉरेन में गए थे, लेफ्ट लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स लेफ्ट, पर फॉरेन गए थे और फॉरेन में सीखा और वापस आ गए। जी। हमें भी ऐसे करना चाहिए। जी। हाँ, और मुंबई जाने से पहले तुम एक्टर बनने के लिए तुम मुंबई नहीं जा सकते। जी। एक्टर होने के बाद कभी भी बीच में मुंबई जा सकते हो, पर वापस तुम्हारे जबलपुर में आने का जरूरत है, क्योंकि वो जो मुंबई है वो गन्ने के रस खींचने वाला मशीन जैसा है। जी। तुम्हारे में जो भी रस है उसको निकाल देता है, उसके लिए बहुत पैसा देता है, नाम भी देता है, ठीक है, पर वो रस उत्पत्ति नहीं कर सकता। जी। रस का उत्पत्ति हो सकता है यहाँ तुम्हारे जबलपुर में, तुम्हारे ग्रुप के अंदर तुम जो नाटक करते हो उससे हो सकता है रस उत्पत्ति। जी। ये है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। नहीं, और आपने मेरे ख्याल से आप जो इस वीडियो के माध्यम से जो नए कलाकारों में बहुत भ्रम की और कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है, वो आपकी बात, आपसे जो बातचीत की गई है, वो कहीं ना कहीं उनको एक शिक्षा के रूप में या उनके अंदर एक स्पष्टता, क्लियरिटी के रूप में तक जाएगी। आपने जबलपुर सफ़रनामा से अपने इतने व्यस्तम समय में बातचीत की, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।